मिश्रा जी एक पल, मिश्रा जी 24 घंटे मिश्रा जी। बहन जी के ऊपर एक यज्ञ कराया, यज्ञ कराया, तिरुपति बालाजी गए। हाँ, मैंने बहन जी को बताया था यज्ञ वगैरह करा क्या है, तो मैंने बता दिया था मैंने यज्ञ वगैरह कराया है, कुछ खा पी मत लेना। बस गलती हुई थी कि 1 सेकंड के लिए मिश्रा जी ने कहा था पदम सिंह जरा एक बात सुनिए, उस बात सुनने के अंदर ही उनको खिलाफ कर दिया। वो कहानी बताइए, मायावती मुख्यमंत्री बनी थी तो लोग कहते हैं बहुत डरी हुई थी, समझ नहीं पा रही थी कौन अफसर अपने पास रखें, किसको अपने सिक्योरिटी में रखें। आप मुलायम सिंह के सिक्योरिटी अफसर थे और मायावती के मुख्यमंत्री बनने पर खुश क्यों थे? बोला डीजीपी बड़ा होता है कि मुख्यमंत्री, और मैंने हाथ जोड़े, मैंने कि मुख्यमंत्री बड़ा होता है। सतीश मिश्रा की एंट्री कैसे हुई थी मायावती के दौर में? सतीश मिश्रा की एंट्री मेरे ही नालायकी से हुई। वो पहली सुबह थी जब आप मुख्यमंत्री थी मायावती और आप उनके साथ थे। अच्छा, मायावती शुरू में उनके घर गई, मतलब पहली बार सतीश मिश्रा मिलने आए या मायावती गई थी? कि जो भी गवर्नमेंट बनी आज मिश्रा जी की वजह से, ब्राह्मणों की वजह से बनी है, सब गलत, सब झूठ, सब फर्जी बना था। आपको याद हो अटल जी ने कहा था हम कांटे से कांटा निकालेंगे। हाँ। और उनको मुख्यमंत्री बना दिया था। दलितों में उस नारे का मैंने इम्पैक्ट देखा था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार से, वो और वो नारा वो कन्वर्ट हो गया हाथी नहीं गणेश है। तो ये इसका दलित समाज में इसका असर नहीं किया। तो मैं यही जानना चाहता हूँ, मायावती को ये पैसे की हवस और ये अहंकार, इसको पैदा करने वाला कौन शख्स है? खुद मायावती के अंदर अहंकार आया या आप नाम लेने से बच रहे हैं? पदम सिंह जी, आप जैसा आदमी डर रहा है। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। इन दिनों मायावती बहुत सुर्खियों में हैं। बहन जी क्या करना चाह रही हैं किसी को समझ नहीं आ रहा। आकाश जो उनका सब कुछ होता था, जिसके लिए माना जा रहा था कि मायावती सारी कमान बसपा की कमान उसको देने जा रही हैं, एक झटके में आकाश बाहर, भाई बाहर, आकाश के ससुर बाहर, और फिर तरह तरह के टीवी चैनलों पे सास बहू की कहानियां चलने लगी। बहू आई, बहू ने सास के लिए ये किया, बहू ने पति के लिए ये किया, बहू के पिता बसपा की राजनीति में प्रभाव डाल रहे थे। तो आखिर मायावती ऐसा क्यों कर रही हैं? ये एक रहस्य था, एक पहेली थी। और मायावती राजनीति की वो अबूझ पहेली हैं जिनको समझना आसान नहीं है। मुझे अभी तक याद है, जनसत्ता में एक खबर छपी थी, उस खबर में 6-7 कॉलम की खबर थी। और खबर में लिखा था कि वो काशीराम जिनसे अटल बिहारी वाजपेयी और नरसिंह राव जैसे नेता कांपते हैं, पता नहीं क्यों एक महिला के कारण इतने दबाव में है कि पार्टी के बड़े से बड़े लोगों को निकाल दिया जा रहा है। काशीराम दुनिया भर में जिस शख्स का सम्मान है, दलितों के लिए चेतना या दलित राजनीति का जो आज आप रूप देख रहे हैं, उसके जनक है काशीराम। और फिर काशीराम की पूरी कमान मायावती के हाथ में। मायावती का शासन उत्तर प्रदेश में बेहतर शासन माना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। कानून व्यवस्था के लिए जो मायावती ने किया वो आज भी लोग याद करते हैं। फिर कारण क्या रहा? मैं कहता था कि शायद देश की वो इकलौती नेता हैं जो अगर कॉल कर दें एक रैली के लिए, इतनी भीड़ देश का कोई नेता अपने दम पर आज भी नहीं जुटा सकता। वो मायावती क्या भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है? मायावती के घर पे ऐसा क्या गुजरा है? मायावती के मुख्यमंत्री काल में ऐसी कौन सी फाइलें हैं जिनको लेकर वो दबाव में? कोई फाइलें हैं भी या नहीं? मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो वो किसके दबाव में रहती थी? सतीश मिश्रा की एंट्री कैसे हुई? सतीश मिश्रा बहुजन समाज पार्टी के सर्वे सर्वा कैसे बने? मायावती जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तो कैसे डरती थी, क्या करती थी? ये सारे रहस्य एक शख्स जानता है। मैं जब नाम लूँगा आपका तो आप समझ जाएंगे। मायावती की तरह साय के साथ, मायावती के साय की तरह वो शख्स रहते थे। मायावती के जीवन की एक एक बात वो जानते थे कि मुख्यमंत्री काल में कौन देर शाम को कौन सी फाइल लेकर आया, किस अफसर को लताड़ पड़ी। तो जब मायावती को लेकर इतनी सारी कहानियां हैं, इतनी सारी चर्चा है, तो मैंने बड़ा अनुरोध किया पदम सिंह जी से। आप समझ गए होंगे, पदम सिंह जी का नाम आते ही आपको तमाम कहानियां मायावती की सामने आ गई होंगी। आज वो पदम सिंह जी मेरे स्टूडियो में हैं। बहुत बहुत स्वागत है पदम सिंह जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपने मुझे समय दिया। नमस्कार, जय भीम। जय भीम पदम सिंह जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आप आए। मायावती को लेकर तरह तरह की कहानियाँ चल रही हैं, शुरुआत हम यहीं से कर रहे हैं। आप जब मायावती के साथ थे, मायावती मुख्यमंत्री थी,
तो उस दौर में आकाश कितने बड़े थे? आपने आकाश से मिले थे कभी? आकाश कितना अपनी बुआ के पास आते थे? कितना संबंध था? क्या सीन क्या था? आकाश तो बहुत छोटे थे, दोनों भाई। आकाश और से छोटा भाई ईशु नाम था घर का, ईशान जिसको है। ये दोनों बहुत छोटे थे और ये पढ़ते भी थे, वहाँ रहते भी थे। आनंद भैया रहते थे, भाभी जी बोलते थे। आनंद भैया की जो वाइफ है लता, वो बहुत ही सज्जन लेडी है, वेरी गुड। आनंद भैया बहुत ही सज्जन। किस किस के बारे में बताऊं? पूरा परिवार, बहन जी के पिताजी, उनकी माताजी। जब मैं 95 में पहली बार जब गवर्नमेंट बनी थी तो मैं उनके घर गया था जहाँ वो रहती थी। आपको याद हो जहाँ उनका घर था? हाँ हाँ, मैं वहाँ गया था, पैतृक घर जहाँ पे। बादलपुर नहीं। अच्छा, वह नाम दिमाग से निकल गए, मैं बताऊँ। अच्छा, उनका गाँव। हाँ, तो वो वहाँ रहती थी, तो वहीं पे फिर गए। और इनके ऊपर जिस तरह के डर लगा हुआ था, जिस तरह का हमला हुआ था, जिस तरह सीएम बनी थी, तो इनके माताजी पिताजी मेरी भलैया ली इस तरह से। अच्छा। इनकी माँ ने, उनको पता लग ही गया था कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। मैं घर ही के अंदर ही गया, अंदर परिवार की तरह वहाँ रहा। बल्कि रात को वहीं सोया, उन्हीं के वही घर में ही अंदर ही सोया, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से था। और वो ये उनका कहना था कि भैया पदम बेटा तुम मेरी बिटिया को सुरक्षित रखना। अच्छा, माता पिता को डर था। हाँ। क्योंकि गेस्ट हाउस कांड होके चुका था। हाँ। उन पे हमला होके उसके बाद जब मैं गया तो मैंने, आप डरिए नहीं, मैं आपके साथ हूँ, मैं तो हूँ ना, आप क्यों परेशान हैं? हम तो गुंडों का इलाज करते हैं, बड़े बड़े गुंडों का इलाज करते हैं। अच्छा, पदम सिंह जी, आपकी मायावती के यहाँ एंट्री कैसे हुई? आप कैसे सिक्योरिटी अफसर बने? जरा वो कहानी बताइए। मायावती मुख्यमंत्री बनी थी तो लोग कहते हैं बहुत डरी हुई थी, समझ नहीं पा रही थी कौन अफसर अपने पास रखें, किसको अपने सिक्योरिटी में रखें, किसको अपना चीफ सेक्रेटरी। मतलब आपकी एंट्री वहाँ पे कैसे हुई? नहीं, मैंने आपको पिछली बार जो अभी बीच में एक इंटरव्यू दिया था मैंने, उसमें मैंने बताया था कि मुझे पता ही नहीं था कि बहन जी के साथ, मैं तो मुलायम सिंह जी की सिक्योरिटी में पोस्ट था। ये बड़ी हैरानी की बात है, आप मुलायम सिंह की सिक्योरिटी में पोस्ट पे। इससे पहले मैं श्री वीर बहादुर जी के साथ रहा, सिक्योरिटी ऑफिसर था। फिर नरेंद्र तिवारी के साथ सिक्योरिटी ऑफिसर था। फिर कल्याण सिंह जी के साथ 90 से लेकर 92 तक था। जब बाबरी मस्जिद गिरी थी उस टाइम मैं ऑन ड्यूटी था, मेरे सामने सारे वाकया हुआ, उसकी पूरी सब कुछ पता है मेरे दिमाग। आप उस समय मुख्यमंत्री के सिक्योरिटी अफसर थे? सिक्योरिटी अफसर था उस दिन, ऑन ड्यूटी में था, इंस्पेक्टर ही था मैं। अच्छा। और इसके बाद फिर जब बहन जी का बात आई तो मैं मुलायम सिंह जी के साथ था 95 में। तो जब गेस्ट हाउस कांड हुआ उस समय आप कांड था तो मैं मुलायम सिंह जी की सिक्योरिटी में था। तो मुझे जानकारी नहीं थी बहन जी के बारे में, मेरे को बहुत कभी देखा नहीं, सिर्फ सुनता था DS4 मान्यवर काशीराम जी के बारे में। उसके बाद फिर जब मैं शाम को 9 बजे ड्यूटी थी, मैं कानपुर से अप डाउन करता था। मेरी ड्यूटी 9 बजे थी, मुझे पता ही नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सरकार अचानक नेताजी के मैं बंगले पे पहुंचा तो वहाँ पे DIG थे, JS पांडे साहब, जो DGP रिटायर हुए वहाँ से उत्तरांचल से। एक श्रीवास्तव साथ है, वो SP ट्रेनिंग एंड सिक्योरिटी थे। वो मुझे खड़े हुए, मैंने क्या हो गया, बड़ा सन्नाटा। खैर वो तो गवर्नमेंट तो बदल गई, बहन जी मायावती जी वो मुख्यमंत्री बन गई है। मैंने कहा, तो अंदर से तो मुझे लगा जैसे जोश आ गया, कि अंदर से तो मैं बहुत खुश था। लेकिन मुझे ये नहीं बताइए, आप मुलायम सिंह के सिक्योरिटी अफसर थे और मायावती के मुख्यमंत्री बनने पे खुश क्यों थे? खुश ये था, मुझे पता था कि समाज का मामला है, क्योंकि दलित समाज का मामला है। दूसरी बात दलित समाज से थी और खासतौर से जाटव कम्युनिटी से थी। मुलायम सिंह के साथ रहना मजबूरी ये थी कि दोनों की मिलजुल के सरकार थी। और मैंने जो महसूस किया था तो वो अवॉइड करते थे, जो PSP कोटे से मंत्री थे उनसे मिलते नहीं थे ज़्यादा था। तो बहुत से जो उनके सिक्योरिटी में लोग आते थे, कांस्टेबल्स वगैरह आते थे, जैसे RK चौधरी वगैरह ये सब होते थे, तो उनको ये पता है कि हमारे समाज का आदमी मुलायम सिंह जी के यहाँ पोस्ट है, वो मेरे द्वारा टाई अप। अच्छा, आप भी उसी समाज से आते हैं? हाँ, जाटव। अच्छा, जाटव आगरे का जाटव समाज से हूँ। अच्छा, जो वो बहन जी है जाटव उसी समाज से हैं, जिसकी 14% पॉपुलेशन बताते हैं, पढ़ा लिखा समाज है हमारा। हाँ। तो फिर मुझे बताया था कि साहब वहाँ पे आपकी ड्यूटी लगा दी गई है। मैंने कहा था मैं तो मुलायम जी की सिक्योरिटी में लगाऊँ, बहन जी के यहाँ तो मुझे मारेंगे लोग। हाँ, वो तो गेस्ट हाउस होके चुका था। जानते हैं सारे लोग के साथ, वो पदम सिंह तो नेताजी की सिक्योरिटी, नेताजी का आदमी है। तो पांडे जी ने कहा नहीं भी 5 लोगों की ड्यूटी लगा दी है, DGP साहब का ऑर्डर्स है और आप उसको फॉलो करिए, और गवर्नर हाउस जाइए और 11 बजे से शपथ समारोह है। तो मैंने कहा शपथ समारोह तो मैं देखता हूँ। मैंने सर फिर भी मैंने कहा, उन्होंने गाड़ी में बैठा के 5 लोग थे, जिसमें 2-3 जाटव कम्युनिटी के थे, एक राजप्रसाद सागर, एक और थे, एक लोकल
श्रीवास्तव थे, ऐसी 4-5 लोगों की टीम बना के वहाँ पे गए गवर्नर हाउस। बड़ा हजूम लगा हुआ था, पता ही नहीं लग रहा है, अफरा तफरी लोग पता नहीं। मैं जाकर के बहुत पीछे एकांत पे कहीं खड़ा हो गया, जाके मैंने कि जाऊंगा तो पिट जाऊंगा। हाँ, बुलाया सिक्योरिटी अफसर यहाँ क्या कर रहा है, जोश और खरोश में पता नहीं क्या से क्या कर रहे हैं। तो मैं बस देख कर रहा। जब शपथ समारोह होने के बाद रात को मेरे को व्यवस्थी करता था, सारे लोग कानपुर के जो लखनऊ के लोग थे वो सब चले गए अपने घर। मुझे चूँकि कानपुर से आना था तो मैंने कि मैं सुबह 8 बजे तक ड्यूटी है, मैं जाके सुबह आ नहीं सकता, चीफ मिनिस्टर का मामला, बहन जी का मामला है तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने कहा रात में ये रुकते हैं, और जहाँ बहन जी रुकी हुई थी गवर्नर हाउस पे एक सूट था उनका, उसमें रुकी हुई थी। तो गली में मैं फिर वहीं पे बैठा रहा कुर्सी डाल के, गर्मी भयंकर थी, जून के। अचानक मैंने देखा कि उधर से जो है कोशिश की, तो मैंने देखा R.K. चौधरी और श्री राम पाल थे, 2 लोग थे। श्री राम पाल जो आदमी थे, जो मंत्री बने थे, उनकी सिक्योरिटी मेरा बड़े भैया थे जो गवर्नर थे। वो पर्सनली हमारे घर भी जानते थे, वो पर्सनली जानते भी थे, मुझे भी जानते थे। जब देखा तो मैं छुपने लगा, तो चौधरी साहब ने देखते ही बड़ा जोर से, अरे पदम सिंह जी यहाँ कैसे, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने कहा मैं जो है जी, मैंने कहा जी सिक्योरिटी में मुझे लगाया गया है, सवेरे में बदल जाऊंगा। तो उन्होंने कहा बदल क्यों जाओगे? अच्छा, आपको लगा होगा कि रात में आप आए हो बस केवल ड्यूटी के लिए, सुबह आपको बदल लिया? उनको पता ही नहीं था कि मैं इनकी ड्यूटी में, वो तो जानते थे मुलायम सिंह जी क्या पोस्ट है। मैंने कहा मुझे बहन जी की ड्यूटी में लगा दिया गया, सुबह 8 बजे मैं बदल के नए लोग आ जाएंगे। अरे कहा तुम कैसे बदल जाओगे, तुमको कौन बदलने वाले? मैंने DGP कार्ड है। इसके बाद फिर वो, इससे पहले बहन जी ने आके देखा था जब ये दोनों अंदर थे, तो उसके बाद एक बार झांकने आई थी बाहर की तरफ, गर्दन निकाल के देखी तो मैं ही अकेला बैठा हुआ था। अच्छा। तो उन्होंने देखा कोई पुलिस नहीं, कोई नहीं, एक सादे में आदमी बैठा हुआ, डरी सारा हट बहुत बुरी तरह से देखा। तो मैं दौड़ के गया, तो नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद बोले यहाँ सिक्योरिटी नहीं है? मैंने बहुत है सिक्योरिटी। तुम कौन हो? मैं सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ आपका। क्या नाम है? मैंने पदम सिंह। तो फट से दरवाजा बंद करके, अच्छा उनको लगा सिंह, उन्होंने कहा पदम सिंह, तो ऐसा तो नहीं। उस भाई हमारा आदमी होता था, राजा राम बताता, सिया राम बताता, जो भी नाम बताता। खैर उसके बाद फिर वो अंदर गई, तब ये तो निकल गए चौधरी साहब। इन्होंने फिर मुझे बताया कि नहीं सर बहन जी, अंदर जाके गए, बोले अपना आदमी सिक्योरिटी ऑफिसर आ गया आपकी सिक्योरिटी में। बोलो कौन है? कह रहे वो जाटव समाज का आदमी है, अपना ही आदमी है। तो उन्होंने फिर मुझे बाहर अंदर बुलाया। ये आपकी मुलाकात मायावती की पहली बार रूबरू देखा, मैंने कभी नहीं देखा उनको। जब देखा तो उन्होंने कहा भाई कहाँ के रहने वाले? मैंने कहा आगरे का। क्या नाम है? फिर मैंने संशोधन किया, नाम में लगाता नहीं था, मैंने पदम सिंह जाटव। तो अच्छा। जाटव सुन के उनको लगा कि ये तो जाटव, बोला कहाँ के जाटव हो? तो फिर वो आगरे वाली भाषा में आ गए। तो मैंने कहा बहन जी मैं तो आगरे का जाटव हूँ। तो तुम किसी को जानते हो? तो मैंने कहा हाँ जानते, धर्मप्रकाश भारती आरती उस टाइम थे पार्टी में। तो मैंने कहा वो सब परिवार के, चित्तौड़ है सुनील चित्तौड़, वो हमारे साले का लड़का है। अच्छा। बोला तुम हमारी ड्यूटी में, बड़ी अच्छी बात है। मैंने बहन जी मैं तो सुबह तक हूँ, बदल जाऊँगा। कहने तुम बदल कैसे जाओगे? मैंने मेरी ड्यूटी सुबह तक है, 8 बजे बाद बदल जाऊँगा। किसने ड्यूटी लगाई? मेरा DGP ने। बोला DGP बड़ा होता है कि मुख्यमंत्री? और ये मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा मुख्यमंत्री बड़ा होता है। बोला तुम नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। वाह। उसके बाद फिर अंदर चली गई। सुबह चूँकि मैं, वो पहली सुबह थी जब आप मुख्यमंत्री थी मायावती और आप उनके साथ थे। तो सबसे पहले जो अफसर मिलने आए उसमें सबसे ज़्यादा भरोसा मायावती ने किसका किया और कैसे किया? इतनी जल्दी वो कैसे सीख पाई कि मुख्यमंत्री में कौन अफसर चुना जाता है, क्या निर्णय लिए जाते हैं? क्योंकि उस टाइम मैंने जब सुबह देखा, उस टाइम तो मुझे पता नहीं था, जब सुबह देखा तो मैंने कहा इनकी साथ ड्यूटी में 8 बजे तो रहनी है, बाकी तो जो भी होगा देखा जाएगा। तो मैंने जल्दी से, PSC के लोग थे, मेरे बात तो कोई साधन ही नहीं था, जल्दी से पेस्ट टेस्ट करके एक जगह PSC वाली बैठ कर दाढ़ी वाड़ी बनवा रहे, तो मैं जल्दी से दाढ़ी बनवा के मैंने ठीक ठाक हो जाऊँ, मुँह धो करके एकदम फ्रेश होके बैठ गया। 8 बजे वो वहाँ से निकली, गवर्नर हाउस से बाहर निकल के आई। तो उन्होंने मुझे देखा, और आपने देखा होगा कैप्टन लारी और कैप्टन रिजवी का बड़ा जलजला था। फिर उसमें राय सिंह साहब थे, वो भी बने हुए थे, और उसके बाद नील रतन साहब थे, बरादरी वाले सब घेरे हुए थे, कश्मीरा सिंह साहब, जिसको देखो सब घेरा हुआ, जो दलित समुदाय के लोग थे वो सब पूरा इकट्ठे थे। तो जैसे ही वो आए तो मेरी तरफ देखे, तो मैंने उनको पैर छुए, नमस्कार किया। कह रहा पता है मुझे कहाँ चलना है? मैंने जी मुझे पता है। तब तक
गाड़ी में बैठता मैं आगे, तब तक उनके पास कोई कमांडो वगैरह कुछ भी नहीं थे, न कमांडो थे न कोबरा कमांडो, कुछ भी नहीं, केवल सिक्योरिटी रिंग थी। फिर उनको गाड़ी में बैठाया, बोला कहाँ चल रहा है, मैंने कहा CM वही ले गया पंचम तल पे, वहाँ सबको पता था, हमारा तो रेगुलर एक्सरसाइज ये थी। हाँ, वहाँ तो मोदी के था। तब तक शशांक शेखर की एंट्री हो चुकी थी? नहीं, शशांक शेखर सिंह साहब को मैंने नहीं देखा, उनकी कोई एंट्री नहीं थी, सब बरादरी घेरे पड़ी थी। अच्छा। सब डरे हुए थे, माहौल बिल्कुल अलग था। मैं एक निडर होकर बैठा हुआ, तो मुझे ये थी मुझे कब यहाँ से भगाए, मैं भाग जाऊँ। तो लेकिन तब तक तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि जब उन्होंने आगरा की इतनी बातें करी और बरादरी बात, तो उन्होंने कहा तुम्हें कोई नहीं बदलेगा, हमारे साथ रहिए। जब मैं कार में बैठने लगा तो पूरा हल्ला मच गया वहाँ। कैप्टन रिजवी, लारी वगैरह दौड़ के आए, बहन जी ये जो सिक्योरिटी ऑफिसर आप बता रही हैं ये तो मुलायम सिंह जी का आदमी है। अच्छा। तब उन्होंने मुस्कुरा के बोला कि नहीं, हमारे साथ गवर्नमेंट मिलके चल रही थी ना, ये हमारा आदमी था जो हमने वहाँ लगा रखा। अच्छा, ये उनके बोले सब थे। तब फिर मैं बैठ के गया गाड़ी में। ओके। सतीश मिश्रा की एंट्री कैसे हुई थी मायावती के दौर में? सतीश चंद्र मिश्रा की एंट्री मेरे ही नालायकी से हुई। मैं क्या नालायकी से? मैं आज भी प्रायश्चित करता हूँ, शायद इस जन्म में क्या कई जन्मों तक प्रायश्चित करूँगा, क्योंकि मैं ही वो आदमी था जिसकी वजह से पूरा समाज डूब गया, दलित समाज, सारा मूवमेंट चला गया, पूरा मूवमेंट खत्म करके रख दिया इस आदमी ने। सतीश मिश्रा जानते ही नहीं थे, ये तो शशांक शेखर साहब के शिष्य थे, उनके प्रिय मित्र थे। यही एडवोकेट जनरल बना के लाए थे 2003 में। अच्छा, 2003 में एडवोकेट जनरल थे, आपको पता हो। जबकि बहन जी ने कभी नहीं मिली, कोई मतलब ही नहीं था इनसे, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आपने कैसे आया तो चले गए, खत्म हो गए। तो आपने कैसे, गवर्नमेंट चली गई 2003 में, 1.25 साल गवर्नमेंट खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म। मुझे एक काम पड़ा था इनसे, एक हमारी बेचारी एक महिलाएं थी, वकील थी कानपुर से, वो हमारी बहन की तरह थी, मुस्लिम थी, तो उनको सरकारी वकील बनवाना था। तो मैं मिश्रा जी के घर चला गया। हाँ। तो घर देखा, तो देखने के बाद उन्होंने मेरा बड़ा सत्कार किया। तब मैंने कहा सर ये ज़रा सी है, अगर एक सरकारी वकील बना देगा, तो उन्होंने बना दिया। वो मेरी मुलाकात थी पहली बार। वैसे तो बस फिर मायावती की एंट्री इसके बाद आपको पता है, जब 2003 में रेड हुई, CBI रेड वगैरह हुई थी, बहुत सारे उनको आरोप लगे थे साहब, ताज कॉरिडोर 175 करोड़ का घोटाला है, ये सब फ्रॉड था, गलत था। क्योंकि मुझे जानकारी है, वो मुझसे पूछ रही थी एक दिन, हाँ भाई तुझे पता है ये ताज कॉरिडोर क्या है? मैंने कहा आपको नहीं पता, ताज कॉरिडोर का हल्ला मचा। जब ये हल्ला मचा तब मैंने पूछा आपको तो पता होनी चाहिए सब क्या है। कह रहे 175 करोड़ का बता रहे। तो बोले कि ये कॉरिडोर क्या है? मैंने कहा बहन जी कुछ नहीं, ताजमहल के किनारे किनारे एक रोड के लिए कॉरिडोर बना रहे, रास्ता जिससे बाहर के लोग आए और निकल के ताजमहल चले जाए, ये कॉरिडोर है। फिर मुझे चूँकि जानकारी पूरी थी, उसमें हुआ क्या कि 17 करोड़ रुपए का काम, 35 करोड़ का उस पार्टी ने काम किया। ये सारा सुपरविजन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहा था। ताज कॉरिडोर का बहन जी कहीं इन्वॉल्व नहीं थी। बहन जी कई बार इन्वॉल्व इसलिए थी कि 2 करोड़ से ऊपर के पेमेंट पर साइन होते थे, इतनी बात। फिर वो ये हुआ कि साहब वो, और 35 करोड़ का शायद काम हुआ था, और कॉन्ट्रैक्टर को 17 करोड़ रुपए पेमेंट हुआ। अच्छा। और हल्ला पूरा ये बनाया गया कि साहब 175 करोड़ का घोटाला बहन जी ने किया। कितनी शर्मनाक बात थी, और ये बहुत ही बुरा टाइम था जब आरोप लग रहे थे उनके ऊपर लगातार पैसे। फिर मैंने कहा बहन जी ठीक है। फिर वो जब मामला CBI का मामला आया था, तो फिर उसमें पूनिया साहब थे, प्रमुख सचिव थे बहन जी के, मुख्यमंत्री के थे। तो फिर उन्होंने अनुमोदन की बात की, तो उन्होंने कहा कि ये जो साइन हुए वो किसके आप, तो उनके साइन नहीं थे। तो बहन जी से वो अप्रूवल लेकर के पूनिया साहब ने अनुमोदित करा लिया। अच्छा। अनुमोदन मुख्यमंत्री का। मैंने कहा भी था, मैंने कि आप जो अनुमोदन कर रही हैं, जबकि आप इसमें इन्वॉल्व नहीं, आप मत करिए, ये आपके खिलाफ चला जाएगा। और यही हुआ, क्योंकि मैं पुलिस का आदमी था, मुझे पता था। उनको अनुमोदित दिखा दिया कि बहन जी के द्वारा अनुमोदित किया गया। सतीश मिश्रा का रोल इसमें कहाँ से आया था? तो सतीश चंद्र मिश्रा का इसलिए आया कि जब ताज कॉरिडोर में रेड हुई, दिल्ली में रेड हुई, फिर मैं दिल्ली से जब लौट रहे थे, तब मैंने उनसे कहा था, एक वकील हैं हाई कोर्ट के जो रेवेन्यू का ही काम देखते हैं। ये मायावती से कहा आपने? मैंने बहन जी से कहा था। वो मैंने कहा आपके गवर्नमेंट में वो एडवोकेट जनरल भी रहे, आप नहीं जानती? कि नहीं मैं नहीं जानती कौन आदमी है। मैं गया था, वो आदमी अच्छा है, पारिवारिक बहुत अच्छा है, उनके फादर की जो बैकग्राउंड है वो अच्छी है। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, ऐसा करना, आपके दोबारा दिल्ली से आए तो उससे मिलवाना।
मिल लेते हैं उससे। मैंने कहा रेवेन्यू के बड़े अच्छे हाई कोर्ट के वकील हैं, उससे मदद मिल सकती है आपको। ये आपने सतीश मिश्रा की पैरवी करी? पहली पैरवी की। वाह। और मैंने कहा वो रेवेन्यू का, बाकी जो और भी दुनिया भर के वकील थे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, जो बहन जी की बरादरी वाले, वो आके बैठे रहते थे। मुझे पता था उनका काम है 10 बार आएंगे फिर दुनिया भर की खुरापात करते हैं। तो मैंने कहा न्यूट्रल आदमी है, बाहर का आदमी, मिश्रा जी हैं। मैंने कहा जुडिशली में सारे मिश्रा जी वगैरह भरे हुए दबदबा है, ब्राह्मणों का दबदबा, तो मैंने कहा इनसे मदद मिलेगी। और यही हुआ कि जब उनके घर गई। अच्छा, मायावती शुरू में उनके घर गई? फर्स्ट मतलब पहली बार सतीश मिश्रा मिलने आए या मायावती गई थी? नहीं, बहन जी गई थी। पहली बार मिलने गई थी उन्हें घर पे? उनको खबर कराई गई तो मैंने बताया था, मैंने ऐसे बहन जी मिलना चाह रही जब गवर्नमेंट नहीं थी, और आपके मिलना चाह रही घर पे, तो वो स्वाभाविक को तैयार थे और उनके घर पे गई, मिली। मैं भी, ये सतीश मिश्रा की पहली एंट्री थी मायावती। मेरी भी बड़ा वेलकम। बहन मिश्रा जी बड़ी बहुत बहुत प्यार, मतलब मुझे बड़ी इज्जत देते थे, बिल्कुल अंदर तक। उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनकी बेटियां, सारे, मतलब क्या बताएं। वो तो बच्चे मेरे बाहर घुमा के लाए उनको, सारे बच्चों को। फिर वो अंदर गए, तो जाने के बाद फिर बाहर निकल के आए। जब निकल के आए तो उन्होंने पूछा, क्या भाई वो मिश्रा जी का तुम लोग गए थे, क्या कुछ खिलाया पिलाया? तो हमारा ड्राइवर था शुक्ला, जो वीआईपी ड्राइवर थे। तो ये सब रंगवास टाइप कहते ना, बहन जी के साथ रहते थे, तो आप जानते ही 2003 तक तो 3 बार गवर्नमेंट बन चुकी थी। तो शुक्ला ड्राइवर था, मैं भी बैठा हुआ था गाड़ी में पीछे सीट पे। तो मैं कुछ बोलता उससे पहले बोल गए, भैया हमें क्या खिलाया? मिश्रा जी ने कुछ खिलाया? देखा कोटी छोटी बड़ी छड़ी। बोला बहन जी कुछ नहीं था, वो नरहरी के लड्डू थे और समोसे थे। तो नरहरी तो आप जानते हैं, हाँ, पास में वहाँ के समोसे। तो एकदम चौंक गए। अरे, बोला बहन जी हमने तो खाई नहीं, किसी ने ही नहीं खाया। सब गए, वो भी वो कागज की प्लेट सी में थे, किसी ने ही नहीं खाया। तो ड्राइवर ऐसे आग लगा देते हैं, हंसने लगे, कह रहे अरे अच्छा ऐसा आदमी है, कुछ खिलाए नहीं, नरहरी के लिए आया। नरहरी के बारे में वो जानती थी, मोहल्ले जो गांव देहात के आते हैं नरहरी से लड्डू और समोसे ले जाते हैं, ये बात थी। अच्छा, वहाँ से फिर उसके बाद जब उनको जानकारी हो गई, फिर 1-2 बार और भी गई। फिर ये करती थी ठीक है उसके यहाँ चलेंगे भाई, तो वो पहले से आर्यन के यहाँ बता देते थे कि भाई वहाँ पे जाके नाश्ते पार्टी का प्रोग्राम करके वहीं पे लेके जाके करना, हमारे हम लोग आएंगे तो नाश्ता पार्टी करना, ये रेगुलर। फिर सतीश मिश्रा ने ऐसा कौन सा गुल खिला दिया, ऐसी कौन सी बात या कौन सी नस दबा दी कि सब कुछ सतीश मिश्रा हो गया? पूछो, मैं ही जानता हूँ, सिक्योरिटी के चंद लोग जानते हैं, और एक आदमी और भी जानता है जो उनका कुक रहा है, वो आजकल हटा दिया गया है। जब तक गवर्नमेंट नहीं थी तब तक कुछ नहीं था, बहुत सारी बातें थी, और वो अपने काम में लगे रहे। मैं उनके बच्चों को घुमाता रहा, आनंद भैया के बच्चे जो छोटे ईशान है, आकाश है, इनको बाहर घुमाता रहा, आनंद भैया की वाइफ को बाहर घुमाता रहा। कभी कोच्चि, बाहर मतलब देश से बाहर? कोच्चि नहीं, कोच्चि, कभी मुनार साउथ में। इनकी जो मैडम है सतीश मिश्रा जी की, वो बेचारी बहुत भली लेडी है, उनको उनकी बच्चियाँ तो बहुत ही ग्रेट बच्चे हैं उनके। उनका बेटा, मतलब मैं क्या बात करूँ, सभी बहुत ग्रेट है। तो उनको लेके घुमा के लाता। तो फिर वो आपको लेकिन समझ हुआ में क्या, हाँ, वो नब्ज क्या थी जो सबसे बड़ा काम ये हुआ, मैं अभी भी इस बात को समझता हूँ कि मुझे जानकारी हुई जब गवर्नमेंट बनी 2007 में, तो आपको पता होना चाहिए, ये बड़ा सोशल मीडिया पे हल्ला मचाया गया साहब मिश्रा जी की वजह से। ब्राह्मणों की बात नहीं, मिश्रा जी को श्रेय दिया गया। हाँ, कि जो भी गवर्नमेंट बनी आज मिश्रा जी की वजह से, ब्राह्मणों की वजह से बनी है। सब गलत, सब झूठ, सब फर्जी बड़ा था। मतलब ब्राह्मणों की मीडिया में जो दखल है, लोग कहते हैं ब्राह्मण मीडिया में ज़्यादा। कुछ नहीं, ये बात असली सुनिए ना। हुआ क्या, वो सब जानते हैं, जो लाए गए थे ना लोग, मैं जानते, जो मेरे 6-6 7 मंत्रालय, तो वो आज पार्टी छोड़ के कांग्रेस में है, वो बड़े ब्रांड मैनेजर थे। मैंने पूछा यार ये सब क्या है, और ये रैली हुई थी, आपको याद हो, रमाबाई मैदान में, बहुत ऐतिहासिक रैली, बहुत रैली, और इसमें नारे लग रहे थे, हाथी, वो कह रही थी ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी गणेश, इस तरह के जो नारे लग रहे थे। तो मैंने जब पहले से जाकर के सिक्योरिटी को देखने गया, तो बंदोबस्त बहन जी की सीट कैसे क्या 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 पहले से एडवांस में 1-1.5 घंटे पहले गया। तो मैंने देखा बड़े साधु महाराज बैठे हुए, सब बड़ी बैठे। मैंने कहा अरे साधु, बड़े बड़े लोग, तिलकधारी, मायावती के मंच पे नहीं, सामने की रो में करीब 10-12 रो बड़ी पड़ी है।
मैंने धीरे से पूछा मंत्री जी से, मैंने ये कहाँ से आ गए? किससे पूछा आपने ये बात? अब नाम नहीं बताऊंगा, आप समझ लीजिए। वो आजकल कांग्रेस में बड़े मैनेजर रहे पार्टी के, 6-6 7 मंत्रालय, लंबे चौड़े आदमी, आप समझ। उन्होंने बताया भैया सारे मंदिरों से ढूंढ के 1000 रुपये मिलाए हैं इन बाबाओं को, जिससे पता लगे कि सब ब्राह्मणों का मामला है। चूँकि ये समाज ऐसा है कि उसकी हवा बनानी भी थी और वो लाके बना गए। मैंने कि जो तिलक वाले बैठे गए, कहन भैया हमने चुन लिया था कि जितने रैलियों में आएंगे 1.5 कुंटल जनेऊ लाए हैं। जो गोरे चिट्टे बिरादरी वाले थे, दलित थे, और पाल वगैरह जितने बिरादरी गोरे वाले, उन सबको जनेऊ पहनाया और तिलक दिला के आगे लाइन में। मतलब आपका कहना है कि जो दूसरे समाज के लोग थे, पाल थे, गड़रिया थे, किसी भी समाज के, सारे समाज, बहुजन समाज के लोग थे, उन्हीं को जनेऊ पहना के तिलक विलक लगा करके 4 रोज में दिखाने के लिए सब ब्राह्मण समाज टूटा पड़ा है। और ये किसका दिमाग, किसका था, किसने ये प्लान किसने किया? सतीश मिश्रा ने? नहीं, सतीश चंद्र मिश्रा कौन क्या होते हैं? हमारे जो पार्टी के लोग थे उनकी प्लानिंग थी सब। और मायावती को पता था? है, मायावती को पता था ये प्लानिंग हो रही है? किसको नहीं पता, बिना उनके आदेश के पत्ता हिलता है। तो मायावती 1.5 कुंटल जनेऊ भाई साहब आया था, बोरों में भर के सबको लगाए गए थे। जिन जिन रास्तों से आ रहे थे वहाँ पे पहनाए गए। जो देखा गोरा चिट्टा उसके जनेऊ, बड़ा तिलक, ये सब लगाए गए थे। ये बनाएगी, हवा बनाएगी। ये मायावती इस हवा को बनाने में शामिल थी। हाँ, कि वो किसी भी बिरादरी का गोरा चिट्टा दिखाई दे तो जनों से उनको लगता था कि ब्राह्मण गोरे चिट्टे जो भी बहुजन समाज के लोग थे, उस मीटिंग का विशेष महत्व था। हाँ, इलेक्शन से पहले मीटिंग थी, हवा बनाने और क्योंकि ब्राह्मण हमारे साथ है, केवल ब्राह्मण समाज। और हुआ क्या, मैं आपको बताऊं, दरअसल जो मुलायम सिंह जी की गवर्नमेंट थी, हाँ, आपने देखा होगा, बड़े लोग त्रस्त हो गए थे और बहन जी का एडमिनिस्ट्रेशन को याद कर रहे थे। इनके साम्राज्य में गुंडागर्दी बहुत हुई 2003 में। आपको याद हो, अटल जी ने कहा था हम कांटे से कांटा निकालेंगे और उनको मुख्यमंत्री बना दिया था। उसमें बड़े अत्याचार हुए, दलितों के अत्याचार हुए। और स्पेशली आपको पता होना चाहिए कि जो यादव समाज के लोग हैं, जो वेस्टर्न यूपी में, खासतौर इटावा, एटा, मैनपुरी, आगरा, मथुरा, इसमें यादव समाज के लोगों से टक्कर जाटों से ही होती है। जाट भी बड़े संपन्न है, 200 300 बीघे खेत है। अच्छा। और मारपीट और बोलियां चलती हैं उनके साथ साथ। हाँ। तो वो आपसे आपसे बहुत भयंकर रंजिश है, आज भी है। अच्छा, अभी भी चलती है रंजिश? अच्छा, वो बहुत ही इतनी जल्दी आसान नहीं है वो चीज़। अच्छा, तो वो ये जो ये प्लानिंग तो, चुनाव से पहले की गई थी। हाँ, तो ये सब जब हुआ तो साहब ये हुआ कि साहब वो ब्राह्मणों की बड़ी संख्या भारी हो गई साहब, और अत्याचार हुए। और स्पेशली उसी दौर में कुछ ब्राह्मण गाँव में ब्राह्मण महिलाओं के साथ भी बलात्कार हुए, और उसमें इन्वॉल्व हुए यादव या और टाइप के कम्युनिटी के लोग थे। उससे ब्राह्मण समाज में बड़ा खराब मैसेज गया। तो हवा बन गई थी कि दलितों के साथ खराब मैसेज गया था। इससे पहले रामवीर उपाध्याय, और आपने देखा होगा काफ़ी लोग पार्टी में पहले से थे, ब्राह्मण समाज थे। काशीराम जी का एक बात कहते थे कि हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, ब्राह्मण जाति के खिलाफ नहीं है। इसलिए ब्राह्मण समाज के काफ़ी लोग थे। तो जब गवर्नमेंट बनाने के लिए जैसी बात है, एक जमाने में तो नारा दिया गया था, तिलक तराजू और तलवार को मारो जूते यार, ये तो नारा बड़ा रिएक्ट वाला था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि दलितों में उस नारे का मैंने इम्पैक्ट देखा था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते, 4 से वो, और वो नारा वो कन्वर्ट हो गया, हाथी नहीं गणेश है। संजय भैया, इसका दलित समाज में इसका असर नहीं किया। संजय भैया, ये आपको नहीं पता होगा, ये नारा काशीराम ने कभी मंच से नहीं लगाएगा और ना मंच से लगा। आपको बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, तब मैं उनके साथ सिक्योरिटी में नहीं था। आपने देखा होगा कि काशीराम जी, मानवर काशीराम जी, परम आदरणीय, तो हमारे लिए तो पूज्य नहीं है, वो इटावा से चुनाव लड़े थे, और वो मुलायम सिंह जी का और मिल करके वो उनको चुनाव लड़ाया गया था, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने भी थे। उस पब्लिक मीटिंग में कुछ लोग थे सिरफरे टाइप के, जो बड़े ज़्यादा होते हैं ना, उन्होंने जरूर वहाँ नारा लगाया यही। लेकिन वो नारा चर्चा में तो बहुत आ गया था, आज तक जनता में आया, लेकिन ना काशीराम जी का ये नारा था। वो इस तरह की बात कभी नहीं करते, ना उनका नारा था। उनका एक ही नारा था, ब्राह्मण बामन बनिया छोड़, बाकी सब DS4। ब्राह्मण बावन बनिया छोड़, ब्राह्मण ठाकुर बनिया छोड़, ब्राह्मण छोड़ दे, बस छोड़ के बाकी सब DS4। ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़, बाकी 3 जातियों छोड़ करके सवड़ा, बाकी तले थे। तो बाकी सब DS4। अच्छा। और DS4 जैसे मान लीजिए आजकल देते नहीं फॉर्मूला केमिस्ट्री वाला, A+B+2। देखिए काशीराम जो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने D
एस और 4 नीचे। तो दलित शोषित समाज इस तरह का उनका जो संगठन था वो पॉलिटिकल नहीं था, नॉन पॉलिटिकल था। और वो DS4 में मैं देखता था बहुत बड़ी संख्या में दलित ब्यूरोक्रेट भी शामिल हो गए थे। हाँ। दलित चिंतक भी शामिल थे। DS4 के नाम पे बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा। साइकिल से घूम के काशीराम ने वो एक बात कहते थे। अच्छा मुझे बताइए, एक काशीराम को एक बार पत्रकारों पे गुस्सा आ गया था, आप पे भी FIR हो गई थी। मेरी FIR आप कहाँ थे उस पिक्चर में थे जब मारपीट हो गई थी काशीराम के साथ? हुआ ये था, मैं आपको बताऊँ, 1997 में पहली बार तो 95 में गवर्नमेंट बेंचिंग पहली बार बनी, 4 महीने में चली गई। उसके बाद दोबारा गवर्नमेंट 97 में बनी थी 6 महीने के लिए, कल्याण सिंह जी और बहन जी। तो उसमें यह हुआ था कि सहारा TV भी चल रहा था, आपको याद हो, सहारा वाले जो मुलायम सिंह जी फेवर थे, माननीय मुलायम सिंह जी उनकी पार्टी से लिंक रखते थे, उनके सब थे। तो जो जहाँ ये रहते थे खान मार्केट के पास में, जहाँ पे था पहले 11 नंबर में रहते थे, वहाँ पे टीम आकर के कैमरामैन खड़े हो जाते थे। आप काशीराम के साथ थे उस समय? बहन जी के साथ था, सिक्योरिटी। बहन जी के साथ थे, ओके। बहन जी थी उस समय वहाँ पे? हाँ, बहन जी थी, बंगले पे थी और मारुति भी थी। 11 नंबर बंगला, बहुत सालों तक काशीराम जी बहन जी वही रहे। नाम जगह का नाम भूल गया, दिमाग से अभी आ जाएगा। वो वहाँ पे थे कैमरे वाले। और इधर क्या हुआ था कि गवर्नमेंट बन नहीं पा रही थी, बीच में अटका हुआ मामला था, महीना भर हो गया करीब। इधर अटल जी और माननीय अटल जी और आडवाणी जी से लगातार बात चल रही थी। टेलीफोन मेरे पास रहता था तो मेरे द्वारा ही फ़ोन से उनसे बात कराता था। फिर ये हुआ कि भाई क्या किया जाए, और वो कैमरा लेकर के वहाँ पे खड़े थे। इधर गवर्नमेंट नहीं बन रही थी, काशीराम जैसे वैसे फ्रस्ट्रेटेड थे, लंबे चौड़े आदमी थे। तो काशीराम साहब जैसे बाहर अपने घर के बाहर आई, लुंगी बनियान पहने हुए थे, लुंगी पहने रहते थे और लंबे तो थे ही। और पूरा झुंड का झुंड जो करीब 10 मीटर दूर था वो दौड़ करके आए और जल्दी दौड़ लगाई उन्होंने। तो दौड़ लगाने के बाद सारे लोगों ने माइक लगा दिए। और आपने देखा इस तरह के माइक नहीं थे, लंबे वाले होते, लंबे रॉड वाले, लंबे वाले माइक। एक को माइक लगाने की जगह नहीं मिली, वो पीछे से बैठ करके उनकी टांगों के ऊपर से नीचे जैसे ऊपर का, तो उनके मुंह में वो माइक का लगा जो था, तो उन्होंने उसको हाथ से ऐसे मारा। बैड इंटेंशन नहीं था उनका, वो मारा। इससे पहले जो पत्रकारों के साथ झगड़ा हुआ था, हम आशुतोष जी वगैरह सब थे, नईम वगैरह थे, एक था मीर चंदानी, स्टार न्यूज़ की थी, ये सब लोग चाय पी के खान मार्केट से आए थे। तो कुछ बात ही नहीं थी। और वो फिर बाद में बवाल ही हो गया कि साहब वो ये हो गया, मारपीट हो गई, फिर मारपीट हुई, फिर कैमरे टूटे, फिर पता लगा कि सारे पत्रकार। तो मारपीट कैसे हो गई फिर? एक बार तो काशीराम ने हटा दिया, तो हटा दिया, वो अड़ गए। उन्होंने कहा भगाओ, और नहीं भाग रहे थे, लेके कैमरा जुटे हुए थे। फिर जब मारपीट हुई, दुनिया की बर्बाद हुई, तो सिक्योरिटी कुछ उनके बहन जी के अंदर के लोग थे, तो उन्होंने हटाने धक्का मुक्की। आपका भी रोल रहा होगा पत्रकारों का, ऐसा नहीं? आप भी बड़े एक्टिव आदमी थे, एक आध तो लात आपने मारी होगी। धक्का मुक्की थी, एक आध तो लात आपने मारी होगी मौके पे, धक्का मुक्की हुई, और वो तो सब कैमरे में कैद थे। तो आप पे FIR क्यों हुई थी फिर उसमें? लेकिन ये बात थी कि मारपीट हुई उसमें, अच्छी खासी हुई, लेकिन कोई बैड इंटेंशन नहीं था, लेकिन हमारा काम धक्का दे के हटाने का था। अच्छा, तो आप पे FIR क्यों हुई थी फिर उसमें? फिर ये हुआ कि साहब प्रेस में फ़ोन किया, साहब 10,000 प्रेस वाले आ गए पूरा जी। वहाँ पे रात शाम हो गई थी, शाम का माला था। इधर बहन जी ने फ़ोन कर दिया, BSP के 50,000 उनके लोग आ गए, रण युद्ध हो गया। पीछे से रास्ता था, दिल्ली पुलिस आ गई, दिल्ली पुलिस को संभालना पड़ा। फिर वो अंदर पुलिस वाले आए, जब आए तो वो मुझे ही ढूंढ रहे थे, वो काला वाला ना, इसी ने बदमाशी की है। प्रेस के जो थे वो सारा काला वाला लंबू है ना, ये इसी के सब इसी ने कराया। उसको निकालो, मार तुल गए साहब, जाने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे। पीछे से एक रास्ता था, तुगलक रोड थाना था, तो वहाँ जा करके FIR हुई, सब लोगों ने FIR करा दी आपके ऊपर भी। सब क्या रहा उस मुकदमे में? जी, मुकदमे में क्या हुआ? सब फाइनल रिपोर्ट? मारपीट, पत्रकार साथ मारपीट की और ये सब किया, चार्जशीट लगी, चोटें आई, बता रहा हूँ, चोटें आई, सब हुआ, ये सब FIR हो गई इसमें। इंद्रजीत गवर्नमेंट को होते थे, इंद्रजीत गुप्त गृह मंत्री हुआ करते थे। उसके बाद इंस्पेक्टर आया तुगलक रोड का, वो मलिक था, वो मुजफ्फरनगर का था, वो सुलझा हुआ आदमी था। वो अंदर आया था, अंदर आके वो बड़ा खुश हुआ, बोला यार भैया हम इनसे बड़ा परेशान थे, आज पहली बार पिटाई हुई है भाई, हम तो बड़े मन से खुश है, लेकिन वो मेरा थाना घेरे हुए हैं, थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए बैठे हुए हैं, आप भी कुछ करिए क्रॉस केस। फिर हमने एक FIR दी, और हमने उसमें सबको जानते थे कौन कौन प्रेस वाला बाई नेम, लेकिन हमने ये नहीं दिखाया वो प्रेस है कि साहब वो सब गुंडे बदमाश थे, अवांछनीय तत्व थे,
50-60 की संख्या में थे। ये एफआईआर मायावती ने पढ़ी थी? हाँ नहीं, मैंने लिखाई थी, मेरी तरफ से एफआईआर। अच्छा, तो आपने मायावती से पूछ के लिखाई थी या बिना पूछे? नहीं, वो तो पुलिस आई थी, मुझे एफआईआर तो इसलिए लिखा नहीं थी, जब वारदात हुई तो लिखा नहीं थी। तो आपने ये इसके लिए मायावती से अनुमति दी थी कि हम मीडिया पे? हाँ, वो तो काशीराम साहब बैठे हुए थे, उनके सामने, इंस्पेक्टर सब बैठे हुए थे, उनके सामने दी गई, उनके अंदर एफआईआर हुई, तो उन्होंने कहा आपके सामने वारदात हुआ, पुलिस में आप बताइए। और उसमें फिर ये दिखाया था ना कि हम पुलिस के लोगों पे हमला हुआ, मारपीट हुई, कई लोगों के चोटें आई। मतलब ये कहने का मतलब है कि आप उस समय मायावती के इतने क्लोज थे कि जो भी इस तरह के फैसले होते थे आप साई की तरह साथ रहते थे। लेकिन एक आरोप, भले आप उसको डिनाई करें, लेकिन ये बात सही है कि मायावती के टाइम में पैसा बहुत कमाया उन्होंने। ये एक सर्वमान्य सत्य ऐसा है, शायद ही कोई अफसर ऐसा रहा होगा उस दौर का, कोई मायावती का करीबी रहा होगा ऐसा जो ये बात मानता ना हो कि मायावती जो है, जो बहुजन समाज की एक बढ़िया नेता हो सकती थी, वो दौलत की देवी बन गई। एक इंजीनियर की हत्या हुई थी जन्मदिन पे पैसा इकट्ठा करने के लिए, बड़ा चर्चित कांड हुआ था, वो शायद ब्राह्मण ही था, इंजीनियर आप ही केटावा या कहीं का था वो। तो मायावती जो एक इतनी ज़्यादा समाज के लिए इतनी इच्छुक थी, उनको ये पैसे की लत किसने लगाई थी? पहले पैसे की लत नहीं थी, आपको बता, बहन जी का जन्मदिन हुआ करता था, मुझे याद है 95 से मैं जब आया था, मानव काशीराम जी होते थे और बिल्कुल तैयारियां होती थी। और आपको विश्वास नहीं होगा साहब, हमारी महिलाएं सिक्योरिटी में 5-6 महिलाएं भी थी, उनको स्पेशली बहन जी कहती थी अपनी महिलाओं को ले आना भाई। और वहाँ पे अब पता लगा सारी महिलाएं अंदर ढोलक बज रही, नाच गाना हो रहा है, जैसे होता नहीं जैसे समाज में होता है उस तरह का। वो महिलाएं भी थी साहब, मेरी बेटी भी गई थी, उन्होंने भी जन्मदिन पे बहुत प्यार किया काशीराम से। ये अरे ये प्रथम की लड़की छोड़ी थी, 9th क्लास में पढ़ती, जो आजकल डॉक्टर MS गायनी सर्जन भी है। तो ये सब नहीं था सब। ये कहाँ से आदत कहाँ से आई, किस अफसर ने? और बताएं, लाइन लगा करके साहब 3 दिन पहले से लोग लाइन लगाते थे, और चंदे की लाइन बड़ी दूर तक लाइन रहती थी, कोई 500 रुपये दे रहा है, कोई करीब 50 रुपये देते थे लोग। बड़े बड़े जो कर्मचारी थे वो ज़्यादातर आते थे, कोई 1000 ला रहा है। लोग कहते हैं कि तब तक नहीं थी, 2007 में जब मुख्यमंत्री बनी तो पैसे कमाने का जुनून तब शामिल हुआ। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, जब चंदा हुआ तो साहब भी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा हाँ भाई कितना हुआ, काशीराम जी ने पूछा। काशीराम जी चूँकि वो बड़ा इंटरेस्टेड रहते थे, क्योंकि उनको पता कि पैसा जो है वो समाज में लगेगा, क्योंकि जाना होता, रैलियाँ होती थी, जाते थे, झंडे फलाने, बहुत सारी चीज़ें बनती थी, बैनर्स बनते थे, कौन बनाएगा, गरीब लोग कहाँ से लाएंगे। उसके बाद फिर वो उन्होंने पूछा कितना, वो वाला साहब 3-4 करोड़ या 5 करोड़ रुपया आ गया फटाक से। उस टाइम 5 करोड़ बहुत होता था। सामने क्या, तुम्हारा जन्मदिन तुम्हारा ही, पैसे मेरे को दे दो, वो साहब ले लेते थे, और वो पैसा जो भी होता था फिर पार्टी को उसी तरह खर्च होता था। तो ये पहले नहीं था, पार्टी के लोग बहुत पैसा। किसने, कौन शख्स ऐसा था, शशांक शेखर, सतीश मिश्रा, या कौन ऐसा था जिसने समझाया मायावती को कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम अपने पैसे पे ध्यान दो? और मायावती का फोकस दलित समाज की चेतना से हटकर पैसा कमाने पे लग गया, लोग कहते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात यह है कि हमारा समाज इतना है आज भी, पहले भी था और आज भी है। आपने याद हो, काशीराम जी ने चुनाव लड़ा था इलाहाबाद से, मुझे याद है, मैं तो उस टाइम थोड़ा पता, मतलब था, मेरे जॉब पे था या नहीं था मेरे को याद, आइडिया नहीं है। तब उन्होंने एक नारा दिया था, 1 वोट 1 नोट, 1 रुपया दो और वोट दो। उन्हें पता लगा ये हमको, अगर ये आदमी इलाहाबाद में हमको 1 रुपया देगा तो वोट भी देगा। 1 वोट 1 नोट, ये उनकी थ्योरी थी। तो आपने ये देखिए कि कभी भी उन्होंने इस बात को नहीं कहा। तो पैसे की लत चाहते तो करोड़ों रुपए, आज भी कहते करोड़ रुपए आ जाए बिना, हाँ समाज। लेकिन खराब जो आदमी, जब अहंकार आ जाता है ना, जब आदमी को पैसे की हवस लगती है ना और अहंकार आता है, तब आदमी। तो मैं यही जानना चाहता हूँ, मायावती को ये पैसे की हवस और ये अहंकार, इसको पैदा करने वाला कौन शख्स है? खुद मायावती के अंदर अहंकार आया या कोई उनका करीबी शख्स था जिसने उनको गुमराह किया? बहुत लोग थे साहब, मैं क्या बताऊं। कौन? 2-3-4 इंपॉर्टेंट नाम बताइए, क्योंकि आप एक एक चीज़ के गवाह हैं। उस मायावती को, उस 5 कालिदास मार्ग के अंदर जो होता था, जो फाइलें जाती थी, जिससे पैसे आते थे, वो सब आपको पता है। एक बात बताऊँ मैं आपको, बड़ा स्पष्ट है, फाइलों पे या ट्रांसफर पोस्ट में बहन जी ने कभी पैसा नहीं लिया, कोई भी नहीं लिया। किसी और ने लिया? किसी ने लिया वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो, आप ये तो मानेंगे चर्चा होती थी। नो, कभी किसी के बारे सामने बैठते थे, मैं भी होता था, ज़्यादातर प्लेन में पुरिया साहब होते थे, शेखर साहब होते थे, और वो बरादरी के DGP थे आपके श्री राम अरुण साहब थे,
और चीफ सेक्रेटरी होते थे, तो उनके साथ। तो ये आया कहाँ से, मायावती के अंदर ये आदत कहाँ से आई जिसने उनको तबाह कर दिया? देखिए, ये सब सारा काम हुआ 2007 के बाद ही शुरू हुआ। कौन आदमी, कौन शख्स? आप नाम लेने से बच रहे हैं पदम सिंह जी, आप जैसा आदमी डर रहा है। देखिए, आप इतने बहादुर इंसान, आज आप नाम लेने से प्रेशर में आ रहे हैं। ऐसा आप मुझे ये पता है कि जितना। मैं एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ आपको। बहन जी से कोई अच्छा नहीं था, और आज भी वो बहन जी है, लेकिन वो बहन जी अब नहीं है। वो बहन जी थी, मैं उनकी आज तक उनकी शक्ल नहीं देखी, उनके चरणों के अलावा कुछ नहीं देखा। लेकिन उस बहन जी को मैं 14-15 साल से ढूंढ रहा हूँ, वो नहीं है। अब मुझे जो दिखती है, सुनाई देता है, तो वो सुश्री मायावती जी। बड़ा धड़ल्ले से इस बात को कह सकता हूँ, वो बहन जी, उनकी आत्मा काशीराम जी की आत्मा के साथ चली गई, खत्म हो गई। वो मूवमेंट उसी वक्त चला गया। मैंने एक बार जब बहन जी के यहाँ से हटा था 2013 में, एक IAS ऑफिसर का दिल्ली से फ़ोन आया था, जो सचिव भी रहे मुख्यमंत्री जी, बहन जी के साथ रहे। उनके फादर भी होम सेक्रेटरी रह चुके हैं, बड़े IAS ऑफिसर हैं, जानते हैं, वो सज्जन आदमी माता। अक्सर फ़ोन पे उन्होंने कहा, पदम सिंह जी आप वहाँ से चले आए, आप रहते तो डर लगा रहता था मिश्रा जी को, आप क्यों चले आए? मैंने बस इतना ही लिखा था, मैं चला आया। मैंने कहा सर मूवमेंट ख़त्म हो जाएगा। तो उनका एक शब्द था जो मुझे आज याद आ रहा है कि मूवमेंट तो पदम सिंह की ख़त्म नहीं होगा बाबा साहब का, आज नहीं तो कोई काशीराम पैदा होगा, आप नोट करिए, और वो इस मूवमेंट को चलाएगा। मुझे अभी जब ये लड़के का मामला आया, आकाश का आया ना, तब मुझे लगा कि इस आदमी के अंदर वो जम्स हैं, राजनीति करने के जम्स हैं। मैंने कभी नहीं देखा इस तरह से। जिस दिन पहली बार उसकी स्पीच सुनी सीतापुर में, जिस पर बवाल हटकर इसको हटाया गया, तो मैंने सोचता है यार मेरे सामने, क्योंकि पाला बड़ा, मुझे पता ही नहीं था इतना बच्चा था। मैंने उसकी स्पीच देखी। अभी मैं उस पर भी आऊँगा, लेकिन मैं उस पर आकाश पे भी आऊँगा, लेकिन मैं उस सवाल पे फिर आपसे पूछूंगा, आप जिसको नाम लेने डर रहे हैं आपकी, क्योंकि मैं इसलिए आपसे बार बार सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जाटव समुदाय का एक एक शख्स आपसे जुड़ा था, क्योंकि मायावती तक पहुँचने के लिए आप एक माध्यम थे। मैं अभी भी कई जाटव समुदाय के नेताओं से बात करता हूँ, तो आपकी बहुत इज्जत करते हैं वो लोग कि पदम सिंह ने रहते हुए जाटव समुदाय का बड़ा हित किया। आपको क्या डर है कि आपको पता नहीं, आपको 100% पता है कि मायावती के अंदर अहंकार क्यों आया, आपको 100% पता है कि मायावती को पैसे की लत किसने लगाई। आप जैसा आदमी भी डर रहा है नाम लेने से। कम आज इस मंच से, ये 4PM का मंच है, इससे एक मैसेज जाना चाहिए। वाकया मैं संजय भैया आपको बताऊंगा, ट्रू है, नाम बताना पड़ेगा, लेकिन हाँ गवाह है, लोग गवाह है, जो आदमी उसमें इन्वॉल्व थे, गए थे। 2007 में जब गवर्नमेंट आ गई तो ये हुआ साहब, उसमें शेर मिश्रा जी ने इसका खुद ही संभाल करके और ये प्रचार करवाया गया। आप तो जानते हैं सारा मीडिया कौन है, उनसे ये बनाया गया कि सब मिश्रा जी की वजह से हुआ, ब्राह्मणों से बना, लेकिन ऐसा नहीं था, मैंने आपको बताया गया जदुई वाली बात। लेकिन जब गवर्नमेंट बन गई 2007 में, एक आध महीने तो बढ़िया था, बहन जी का रुख भी बहुत अच्छा था। वो SD पवन सागर मुन्ना करती थी, गौतम था, एक कुक था, काशीनाथ गौतम, बेटा 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 हमसे पदम, मतलब क्या पता है, मतलब फूट झड़ते थे साहब, क्या बोलती थी किसी को, मैं बता नहीं सकता। लेकिन जब मुझे पता लगा, एक बार एक चार्टर प्लेन से कुछ लोग गए, जा करके उन्होंने तिरुपति बालाजी में एक मृत्युंजय जप कराया। चूँकि मैंने इंटेलिजेंस का आदमी, पूरी दिल्ली से बहुत सारी ट्रेनिंग की है, ब्यूरो से सारे लोगों को, यूपी पुलिस के बहुत सारे लोगों को इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने ट्रेनिंग दी है, तो मुझे तो पता है ना इंटेलिजेंस कहाँ से खबरें निकलती है। मेरे खबर हाथ में लगी, मैंने बहन जी को बताया। तिरुपति में यज्ञ कराया गया, तिरुपति बालाजी से मृत्युंजय जप कराया इनके परिवार ने, किनके परिवार के ऊपर? मिश्रा जी के परिवार ने, बहन जी सतीश मिश्रा के परिवार ने बहन जी के ऊपर एक यज्ञ कराया। तिरुपति बालाजी गए, फ्लाइट से, चार्ट से, जो भी गए, उन्हें ज़्यादा इस डिटेल में नहीं जाना था, तो बस ये मुझे जानकारी मिल गई थी कि वो ऐसे ऐसे हो रहा है। मैंने बहन जी को बताया था, तो बहन जी बड़े विश्वास से मुझसे कहती है, यार मुझे क्या डर है, अपना काम है, कोर्ट कचहरी का काम है, मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला है इस आदमी से। मैंने कहा भाई यहीं तक रहे ना, बस मैं जानता हूँ कि ये बात आगे तक नहीं जाए, यही है। नहीं क्या करना, हमारे तो अपना काम निकालना है। बहन जी काम निकाले बहुत तेज थी, काम निकाला, लात मार दी। ये पहला आदमी जिसको आज तक कुछ भी नहीं किया। उसका रीज़न है ये, क्या, जब वो वहाँ से लौट के आए तिरुपति बालाजी से, तो बहन जी को निमंत्रण आया, चूँकि गवर्नमेंट थी हमारी, अब चलो भैया, हाँ भाई पदम सिंह उधर चलना है, मिश्रा जी के यहाँ चलना है,
वो उधर यज्ञ वगैरह करा क्या है तो मैंने बता दिया था, मैंने यज्ञ वगैरह कराया है, कुछ खा पी मत लेना। क्या मैंने कहा बस काम ही हो जाएगा, आप खाना पीना मत लीजिए। तो क्या करना चाहिए, तो गौतम को बुलाया, हाँ भाई तू जरा टिफिन ले ले, खाने के कुछ आइटम ले ले, चाय बनाने का कंडिया ले ले, दूध ले ले, चाय पत्ती चीनी सब लेके गए। सभी मिश्रा जी घर सब पे? लोग के मिश्रा जी घर पे, सिक्योरिटी के लोग थे, चाय की पत्ती चीनी ये सब पूरा लेकर के गए थे कि मिश्रा जी के यहाँ से बहन जी को पानी पीती थी वो भी हम लेके चलते थे, वहां से कुछ खाने पीने नहीं देना। आपको लग रहा था कि यज्ञ में? और मुझसे स्पेशली उन्होंने कहा था पदम सिंह इस बात का ध्यान देंगे, मुझे कुछ खिलाए पिलाए नहीं जाए, मायावती ने कहा तुम खड़े रहना बिल्कुल डटे हुए। गए साहब, सिक्योरिटी में पहले से एडवांस सिक्योरिटी गई थी, Z+ थी। किचन कहाँ भैया, किचन यहाँ है यहाँ, तब मिश्रा जी की इतनी हिम्मत नहीं हुआ थी, डरते भी थे, मुझसे तो स्पेशली डरते थे। वो जानते कि बहुत नाइने में पिस्तौल लगाए रहता है, इससे बहुत डरता था। आज भी डरते, आग मिला के बात नहीं कर सकते। फिर जब गए थे साहब, चाय पानी ये सब नाश्ता सब लेके गए थे। बस गलती हुई थी कि 1 सेकंड के लिए मिश्रा जी ने कहा था पदम सिंह जरा एक बात सुनिए, उस बात सुनने के अंदर ही उनको खिला पिला दिया गया। तो मायावती ने खा कैसे लिया? खा लिया। और वो दिन है, कैसे खा लिया? खा लिया, मैं तो था नहीं, मैंने तो देखा नहीं, खा लिया। जब बताया साहब आप उधर गए हो, यहाँ हो गया सारा काम, मेरी रूह कांपने लगे, घबराहट होने लगी, क्या हो गया, मुझे डर भी था। वो दिन है कि आज दिन है जिस मान्यवर काशीराम ने बड़े बड़े नेताओं के, हिंदुस्तान के नेताओं को घुटने पे ला दिया, एक छोटा सा अदनान आदमी के सामने बहन जी घुटने टेके हुए हैं, इससे बड़ी बात क्या है? ये उनकी गलती नहीं है। आज वो जो करिश्मा किया है ना, मैंने पूछा भी इसका कोई काट है, अम्बेडकर राजा ने इस बात को जानता था, हमने बताया यार ऐसे से हो, कह रहे भैया क्या करो तुम ही लाए हो। मैंने कहा इसका भी निपटारा देखा जाएगा। अगर मैं वहाँ रहता, वाकई में आज भी रहता, तो ये सब नौबतें नहीं आती, लेकिन वो चाहते नहीं थे पदम सिंह। और बहन जी तो कान की तो बहुत कच्ची है, अगर कह दे कौवा कान ले गया तो कौवा के पीछे भागते, कान पे हाथ नहीं लगाते हैं। अच्छा, आप कुछ कह रहे हैं? आप भी मानते हैं सब चीज़ों को कि एक यज्ञ कराया गया और उसमें कुछ लाया गया, उसके बाद ही तो सब हुआ। ये कहाँ से सब हो रहा है? मिश्रा जी मिश्रा जी मिश्रा जी, एक पल मिश्रा जी, 24 घंटे मिश्रा जी। आज देखो तो सही उनकी मिश्रा जी की, सुबह से लेकर के रात तक घेरे रहते हैं, एक पल नहीं उठते हैं मायावती के पास। हाँ, 24 घंटे भाई साहब, हिलते तक नहीं, रात को छोड़ के हिलते तक नहीं है। मैंने 2012 में जब टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, तो मुझे याद है मेरे पास फ़ोन आया, आपको पता है वीर बहादुर सिंह लड़के फतेह बहादुर जी का, मेरे पास फ़ोन आया, भैया पदम भैया मेरा टिकट कट रहा है। मैंने नसीरुद्दीन वहीं खड़े थे, मेरे साहब ये क्या हो रहा है? खैर भैया हम क्या बताएं, हमको तो आदेश मिला टिकट काट दो, दूसरा लाओ, काट दिया। कटवाने वाले 3 लोग थे। कौन कौन? उसमें एक तो मानी गई, एक शशांक शेखर सिंह, इन दोनों की जोड़ी थी। तीसरे एक सेक्रेटरी थे, नाम नहीं बताऊंगा, अंडरस्टूड है, आप जानते सब 3 लोग थे इनके। इन 3 लोगों ने 3 लोगों ने लेकर के 150 टिकट सिटिंग MLAs के कटवा दिए भाई साहब केजरीवाल के नाम पर, और वो टिकट कटवा दिए। वहीं से शुरुआत खत्म हो गई, शुरुआत वहीं से हुई। अगर उनको टिकट मिलते ना, वो सब जीतने वाले थे, अपने दम पे जीतने। तो ये लोग अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे थे, हरवाना क्यों चाहते थे? बहन जी ये नहीं जीतेंगे, ये नहीं थे। अब बताइए एक इतनी बड़े एक ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, 2-3 लोगों के ऊपर सब कर दिया खेल। तो आपको जो पैसा आता था उस दौर में, वो पैसा मायावती पे रहता था, सतीश मिश्रा पे रहता था, शशांक शेखर पे रहता था? अरे साहब क्या बताए, कितनी अटैचियाँ पहुँची हैं क्या है आपको नहीं पता। वो अटैची कहाँ है, किसके पास कहाँ चाहती थी? अरे साहब किस आदमी की क्या हैसियत है साहब, आपको बताऊँ एक बहुत बड़ा नमूना, बहुत बड़ी बात है ये, किस्सा से आप दिखोगा। ये जो आज है ना, ये जो हो रहा है, ये सब है उसी का देन है। वो जो मामला हुआ वहाँ से तृप्ति बालाजी वाला है। और दूसरा एक और किस्सा बताऊँ, 2007 में भयंकर बारिश हुई थी, आपको याद है? 2007 में भयंकर बारिश हुई थी गवर्नमेंट बनने के बाद ही। ये जो मिश्रा जी का घर है ना, उस घर के अंदर पीछे नाला था, बड़ा नाले में उफान आया, और उफान आने के बाद उसके अंदर मिश्रा जी के घर से रात में फ़ोन आया कि पदम सिंह जी मेरे बच्चे डूब रहे हैं, पूरे नाले गंदा पानी, लैट्रिन बाथरूम से पूरा बदबूदार, मेरे बच्चों के कमर से ऊपर पानी आ गया, पूरा जो मकान है ना पूरा डूब गया था गंदगी से, पूरे नाले के कचड़े मलबे से। मैंने सिक्योरिटी लॉक करके मैं खुद रात में पहुँच करके वहाँ से निकलवा के लाया बच्चों को। बल्कि बहन जी नाराज़ भी, तू क्यों सिक्योरिटी वालों को भेज दिया? मैंने कि मानवीय आदर मार रहे हैं, निकलवा के लाया।
वो अलग चाल चलती थी, हमसे अलग बोलती थी, लेकिन वो मैनेज अलग करती थी। सतीश मिश्रा। हाँ, और वो आखिर ये हुआ कि जिस मकान के अंदर पूरे घर के अंदर लैट्रिन बाथरूम सब भर गया हो, सब खंडित हो गया हो, उन्होंने बहन जी को बताया कि बहन जी बताओ मेरे लायक तो रहा नहीं। आपको याद हो जो प्रेरणा केंद्र बना हुआ है ना गवर्नर हाउस के पास में, उसके पीछे एक ऑफिस बहन जी ने बनाया था, पैसे पार्टी के पैसे से खरीदा गया, बहुत बड़ा ऑफिस है जो आज मिश्रा जी का ऑफिस बना हुआ है। सब दान के बचिया के दांत है, वहाँ ऑफिस हुआ करता था। मिश्रा जी ने बसपा से पैसा कमाया है क्या? बहुजन समाज पार्टी का पैसा मिश्रा जी के पास है? अरे साहब क्या बातें करते, पैसा क्या बात करते, कहाँ से आया, कितनी कमाई होती है भैया। वो जो मकान है जो 1 साल में बना, किसी को नहीं पता लगा, 10 फीट ऊंचाई की गई, मोहल्ले के लोग परेशान हो गए, सारा पानी मोहल्लों घर में लोग बने रहे। आपको पता है 100 करोड़ लागत से मकान बन गया 1 साल में, कानों का नहीं, सेम डिजाइन सेम चीज। 100 करोड़ का पैसा का कौन लाएगा? सतीश मिश्रा का मकान मेरी जानकारी में 100 करोड़ का मकान है। 100 करोड़ मुझे बताया। जो पैसा बहुजन समाज पार्टी बहन जी का बहुत करीब उसने मुझे बताया। पैसा बहुजन समाज पार्टी का। अब पैसा के कहाँ से मिश्रा जी के पास इतना पैसा भैया, कैसे बना है उसका वैल्यूएशन करा लो। आज मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं आरोप तो आपको लगता है कि आकाश वो कैसे मकान बना? अच्छा, 1 साल के अंदर। अच्छा, आपको क्या लगता है जो आकाश, और वो जो पार्टी का दफ्तर था वो भी उन्होंने ले लिया, मकान भी हो गया, दफ्तर भी हो गया, और क्या क्या बताया। आप बहुत दुखी हैं सतीश मिश्रा से? दुखी नहीं, मेरी आत्मा रात में सोने नहीं देती भाई साहब, बहुत दुखी हूँ। आपको 15 तारीख को भी बोलूँगा, और वो बोलूँगा ना तो उसको सुनना होगा सबको, मैं बोलूँगा जरूर, काशीराम की जयंती में बोलूँगा आपको। क्या बोलेंगे? आप देखिए क्या बोलता हूँ। अभी बता दीजिए थोड़ा सा ना, आप बताऊँगा, आप नहीं बताऊँगा लेकिन बोलूँगा जरूर। अच्छा, दलित समाज जो है आपका, खासतौर से जाटव समुदाय है, उसके मन में सतीश मिश्रा को लेके क्या है? बड़ी नफरत है आज भी। देखो आपने देखा, मैं फोटो दिखाऊंगा आपको थोड़ा, आप देखेंगे जो हम दिखा देंगे, बाद में देख लेंगे। हाँ, आप देखेंगे। हिम्मत नहीं होती थी मिश्रा जी की मेरे साथ पीछे खड़े होने की, आने की जाने की। 24 घंटे पदम सिंह साय की तरह रहते थे। मिश्रा जी घुसने की कोशिश करते थे तो एनएचजी वालों को मैंने इशारा कर दिया था, तो एनएचजी वालों उनको कोनी मार के घुसने नहीं देते थे, सिवाय मेरे घुसने नहीं देते। ये उनको बड़ी पीड़ा होती थी कि यार बताओ, ये सब पदम सिंह कराता था। बहन जी मुझे बहुत। अच्छा, मुझे हम लोग आकाश पे आते हैं। आपने कहा कि आकाश में आपने करंट देखा, आकाश में आपने देखा कि वो मायावती का उत्तराधिकारी बन सकता है मूवमेंट। तो मतलब ये आप ही की सोच थी या समाज की भी सोच थी, दलित समुदाय की सोच थी कि आकाश को भरता हुआ? कुछ नहीं पता, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इस बच्चे को 9th क्लास में गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पे रहते थे, छोटा वाला ईशान है, सीधा है, बड़ा वाला। इसका मैंने एक टेलर देखा, वो मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता। इसके जो तेवर देखा था मैंने, वो आज भी मेरे दिमाग में है। मुझे फ़ोन करके बताया गया, मैं घर पे था कानपुर, मुझे बताया गया साहब ये बहुत बड़ी बात होगी, ये सब बने। हाँ अच्छा, 9th क्लास का। तब मुझे लगा कि यार ये तो कुछ बनेगा। डायनेमिक। अब क्यों आकाश के मायावती ने क्यों निकाला, कारण क्या हुआ? देखिए डायनेमिक है। जहाँ तक ये जो आकाश की बात हो रही है, इनके पिताजी की बात हो रही है, ससुर की बात हो रही है, मुझे इसीलिए तो बहुत बात करनी पड़ी है। इनका जो ससुर है ना, तो बहुत जेंटलमैन है, अशोक सिद्धार्थ, बहुत ही बढ़िया। मैं जितने भी लोग कोऑर्डिनेटर हुए ना, सबसे भला शरीफ ईमानदार आदमी है। तो मायावती क्यों नाराज हो गई? दूसरा, इनकी फैमिली में इनके पिताजी, इनके माताजी, इनके भाई अशोक भैया बड़े वाले, एक सिद्धार्थ भैया, एक ये आनंद भैया, सारे भाई गजब के। मतलब क्या बताऊं उनकी शराफत, इंसानियत को भाई सब कूट। तो मायावती क्यों नाराज हो गई? अपने भाइयों से, अपने भतीजे से? किसी से नाराज नहीं है, वही तो एक है प्रभु, वही तो प्रलय पैदा कर रहे हैं। उनको जब लगा कि ये सारा साम्राज्य बहन जी ने अरे कैसे घोषणा कर दी। अच्छा, आपको लग रहा है कि इस आकाश को निकालने में भी सतीश मिश्रा की भूमिका है? सब उन्हीं की देन है, सब वही करा रहे हैं महाराज। बहन जी इतनी नहीं है। और एक बात और लगना, ये भी नोट कर लेना, बहन जी दयालु बहुत भी है। जिस दिन आएगा तो फिर वो लड़का लौट के आएगा। देखिए आकाश लौट, आज मेरी बात लिख लेना, इस बात को, मानवर काशीराम जी का अगर उत्तराधिकारी है तो ये लड़का बनेगा, आकाश कुछ बनेगा। मेरा आशीर्वाद भी है, इसको कोई हिला नहीं सकता। मैंने जो उसकी पहली स्पीच और अब मैंने देखी उसके बाद नहीं सुनी, लेकिन गजब का बच्चा है और वो निकलेगा। अच्छा, मैं एक दूसरी बात समझना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आप दलित समाज के बहुत टच पे हैं। बड़ी शून्यता हो गई है मायावती के इस पतन के बाद। चंद्रशेखर रावण ने एक अपनी स्थिति बनानी शुरू करी है। दलित समाज में चंद्रशेखर रावण की क्या स्थिति है?
अच्छी है। जो यंग लड़के हैं देखिए वो हर जगह जाता है, वो बहन जी नहीं करती है। अब बहन जी 7 स्टार ही हो गई, नॉट 5 स्टार। मैंने तो बहन जी को वो भी देखा, दलितों के घर में जाती थी, गले मिलती थी। आज वो दलितों के से 100 मीटर दूर रहती, जाके दिखा दे एक दिन दलित की गली में या घर में जाके दिखा दें, गले से लगा के दिखा दें, उनका खाना खा के दिखाते हैं। ये सब दिन मिश्रा जी के सब खराब कर दिया उनको। नहीं थी वो ऐसी। मैं देखता हूँ जो कोऑर्डिनेटर थे उनके घरों से खाना आता था, टूटे बच्चों के टिफिनों से खाती थी, हाथ पर रख के रोटियाँ मुझे भी देती थी, वो खुद खाती थी। ये सब खत्म मिश्रा ने किया। उनको दिखा दिया ये पदम सिंह है, ये सैला पुलिस वाला है, ये फलाना ओएसडी है, ये आपका नौकर है, ये फलाना मंत्री, सबको सबके औकात मिलाने वाला है, और खुद मौज कर रहे हैं। आप मैं ये सारा परिवार। अरे आप भाई साहब आप कहते हैं साहब शादी का मामला है आनंद का साले की शादी में क्या गया, और वो साले की शादी क्या करती उनके लड़के की। कभी अपने गिरेबान में झांक के तो देखा कोई? शादियां क्या होती हैं? इनके लिए तकलीफ है। अगर आनंद के जो आकाश आनंद की अगर साले की शादी में चला गया तो कौन सा बड़ा अनर्थ हो गया भाई। अब मिश्रा जी की 2007 से लेकर के कितनी शादियां निपटा दी उन्होंने। मिश्रा जी की सारी लड़की, तीनों लड़कियों की, उनकी बहनों की, उनके भाइयों की, तब किसी को तकलीफ नहीं मिश्रा जी की हुई। और रोज़ जाना साहब, रात में पता लगता था, मेरे पास आर्यन से फ़ोन आ जाता, आर्यन वालों का, कि भाई साहब 50 लंच पैकेट का इंतजाम, नाइट डिनर पैकेट्स हैं जो मिश्रा जी के जा रहे हैं। मुझे बताइए, एक बात बता रहा, देखिए मिश्रा जी का पैकेट जा रहे हैं, अब रात भर उनकी ढोलक बजवा रही हैं, रात उनके तिलक हो रही है, मेहंदी हो रही है, फलानी हो रही है। रात में भाई साहब 5-6 बजे लगाती, मैं तो चला आता था गुस्से में, बोल देता था कि मैं नहीं रुक सकता, मेरा काम खत्म, मैं इतना नहीं हूँ, और मैं गाड़ी में बाहर बैठता था। अच्छा, इसी क्रोध से बाहर बैठता। अच्छा, एक लास्ट सवाल, जिस तरह DS4 बनाई थी अखिलेश यादव ने, PDA बनाने की कोशिश करी, एक पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, मायावती की जो शून्यता है, बहुजन समाज पार्टी की जो निष्क्रियता है, आपको क्या लगता है कि दलित वोट बैंक अब किधर जाएगा? अगर मायावती से जो हटता है वो वोट बैंक बीजेपी की तरफ जाएगा, वो वोट बैंक अखिलेश यादव की तरफ जाएगा, या उस वोट बैंक का, और ख़ास तौर से जाटव समुदाय का जो बड़ा वोट है दलितों में, उसका मन क्या है? वो किस विकल्प की तरफ देख रहा है? क्या भाजपा की तरफ या PDA की तरफ? मैंने आपको 4 जून से रिजल्ट से पहले मैंने आपको बताया था, जो दलित वोट है ना, चौराहे पर खड़ा है, उसके पास कोई जगह नहीं है, कहाँ जाए, क्या करे, क्या नहीं करे। लेकिन विकल्प है। जो आप PDA की बात कर दें, PDA के अंदर मैंने आज फिर बता रहा हूँ, इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जो दलित समाज में जाटव समाज का आदमी है, वो अंदर से खुश नहीं है PDA से। नाम का PDA है, लेकिन है जो होना चाहिए वो बात है उनके अंदर। 3 जो टिकट OBC को न दे करके, SC को न दे करके रामजी सुमन को तो 3rd नंबर पर रखा गया था। सब श्रवणों को तो वो जानते हैं, पीढ़ी तो हंगामा आया, गलत है, उनका तरीका ही ठीक नहीं है। बुरा मत मानिए इस बात को, क्योंकि जो जाटा समाज है उनकी तो प्रतिद्वंदता है उनके साथ। आपको शायद नहीं पता है, 2012 से लेकर के 2017 तक जो गवर्नमेंट चली उसमें सबसे ज़्यादा अनहित दलितों का हुआ है। और जाट समाज के लोगों के अधिकारियों से लेकर के उनका डिमोशन किए गए हैं, हटाए गए हैं, नौकरी नहीं मिली, शादी ब्याह रुक गए, उनको प्रताड़ित किया गया, गांव-गांव उनको मारा गया। तो कहाँ जाएगा? और इसकी देन कौन है? बहन जी है। बहन जी की जब गवर्नमेंट थी 2012 तक थी, तो दलितों पे अत्याचार, आपको पता है दलित एक्ट है, SC एक्ट है, बहन जी ने निष्प्रभावी किया। ये बहुत बड़ी भूल थी। आपको याद हो जब अखिलेश यादव का अत्याचार बढ़े तो उन्होंने कहा बहन जी निष्प्रभावी करके गई है। तो ये हमारे, तो ये वोट बैंक अब किधर जाएगा? अगर BSP एक्टिव नहीं होती है तो क्या BJP में जाएगा? नो, BJP में तो देखिए जाटव और ये लोग बहुत कम नहीं देते थे, आपका बड़ा साफ बता नहीं देते हैं, बहुत मुश्किल है। तो यानी मायावती चला गया, तो मायावती के साथ ही रहेंगे? नो, मायावती के साथ तो पढ़ा लिखा समाज नहीं जाएगा। तो क्या मुझे आप कह रहे हैं PDA से नाराज है, BJP में जाएगा नहीं? आप मेरी बात सुन लीजिए और समझ लीजिए, और बहुत बड़ी बात बता के जा रहा हूँ इस मन से। काशीराम जी के 2 नारे थे, जो है वो बोलते थे ना, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ठीक है। और दूसरी बात कहते थे, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी। और एक सबसे बड़ा नारा जो है, जो बहुजन की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। तो आप मुझे बताइए, तो जो बहुजन की बात करने वाले हैं ना, जो करेंगे, माने वो काशीराम जी ये नहीं कहा कौन दलित आएगा कौन आएगा,
जो बहुजन समाज के लिए मरेगा कटेगा वो आदमी देश में 100 साल तक राज करेगा। कौन ना? अगर पीडीए नहीं है, बीजेपी नहीं है, फिर कौन? यही तो दो विकल्प है। कोई होगा। मतलब आज की तारीख में 1.5 साल बाद 2 साल बाद चुनाव है उत्तर प्रदेश में, फॉर्मूले आ रहे हैं सामने साहब। धीरे धीरे देखते चलिए, हिंदुस्तान की फिजा बदल देगी। जिसने इस मूल मंत्र को पकड़ लिया, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी भागीदारी, उस पार्टी को कोई हिला नहीं पाएगा। आप देख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया पदम सिंह जी। आज मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात को बोल के जा रहा हूँ। और रहा आकाश आनंद का, उसका भविष्य फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मेरा आशीर्वाद है और मेरी ब्लेसिंग है, और वो एक दिन बनेगा। लेकिन इस वक्त उसको शांत रहने की ज़रूरत है। बहन जी का गुस्सा है, थोड़ा क्रोध है, खत्म होगा, फिर लौट के आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पदम सिंह जी। आया, आपने बहुत सारी बातें बताई हमको। नमस्कार सर। बहुत सारे। जय भीम। नमस्कार। जय भीम। ये थे पदम सिंह जी, और मायावती के बहुत सारे अनछुए पहलुओं को इन्होंने बताया। किस तरह एक महिला इतने संघर्ष से खड़ी हुई, साइकिल पे घूमते थे काशीराम, तो उन्होंने DF4 खड़ा किया, दलितों के अंदर चेतना विकसित की। और मायावती, मैंने जैसे शुरू में भी कहा था, कि ऐसी नेता थी जिसको दलित ईश्वर की तरह पूजते थे। लेकिन पैसे की चमक ने, और जैसा इस इंटरव्यू में सामने आया, उनके अहंकार ने आज पार्टी को इस लेवल पे ला दिया कि कोई एक एक सीट के लिए पार्टी तरस गई। 0 को भी कोई सोच सकता था। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें राजनीति की पता चली होंगी। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बातचीत कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। शुक्रिया। थैंक यू।